Now we are going to start last topic, न्यूक्लियर एनर्जी। अभी लास्ट है समझो, न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नाम से पता चलता है न्यूक्लियस और ये एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियस से अपने को एनर्जी मिलेगी न्यूक्लियर रिएक्शन में। अपने को पता है हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरे थे वो न्यूक्लियर बॉम्ब थे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो वही है। तो दो टाइप के हैं, एक है फिजन और एक है फ्यूजन। तो अपन पहले देखेंगे फिजन, बाद में डिटेल में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है फिजन में, शॉर्ट में बता रहा एक बार, फिर डिटेल लेंगे। हेवी न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट हो रहे, ठीक है। और फ्यूजन में देखो फिर से सुनना, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी मिलेगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी एंड इट इज इन द रेंज ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी मिलेगी दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं, फिजन और फ्यूजन। फिजन में एक हेवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 92, डिटेल में बाद में देखेंगे, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड होंगे, ठीक है। इन दोनों का मास अगर ऐड करेंगे तो इससे कम मिलेगा, दैट मास डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहाँ ऐसा होगा कि हेवी न्यूक्लियस दो स्मॉलर डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो गए। यहाँ पे ऐसा होगा कि दो छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ी न्यूक्लियस बनाएंगे। तो यहाँ पे भी मास डिफरेंस रहेगा, इसका मास कम रहेगा एज कंपेयर टू दिस टू, वही मास डिफरेंस कन्वर्ट होगा एनर्जी। तो या तो एक हेवी न्यूक्लियस है या दो छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक न्यूक्लियस बना रहा है। तो ये है न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें अपने को न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी। पहले इसको स्टडी करेंगे फिर इसको स्टडी करेंगे। एग्जांपल तभी लेंगे जैसे बता दिया कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे मिलेगी। तो फिजन रिएक्शन में हेवी न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होगी और यहाँ पे टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस। एग्जांपल देखेंगे डिटेल में, सिर्फ ये तो इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे फिजन रिएक्शन। फिर से पूरा बेटा ये कैंसल्ड क्वेश्चन नहीं होगा, पर आप लोगों ने सारे वीडियोस देखने हैं, क्योंकि अगर वो नहीं देखे तो रेडियो एक्टिविटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बाद है तो वो समझ में नहीं आएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अभी भी यूज में आएगा। तो वीडियो सारी देखने हैं, ठीक है। एक बार जस्ट देख लो, देखा हुआ बेकार तो नहीं जाएगा। पढ़ते समय जितना एग्जाम के लिए पढ़ना है उतना पढ़ना, और कॉम्पिटिटिव वालों ने तो पूरा ही चैप्टर देखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये याद रखो और देखते देखते लाइक भी कर दिया करो, पता तो चले कितने लोग देख रहे हैं। तो लाइक का बटन दबा दिया करो, सब्सक्राइब तो सबने किया ही होगा, ठीक है। तो जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हो देखने को मिल जाएंगे। कॉम्पिटिटिव वाले जो है उनको सब्सक्राइब करेंगे तो 11th के भी जो अपलोड कर रहा है वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो टाइम मिले अगर तो कभी 11th के जो हुए चैप्टर वो भी देख लो, क्योंकि अपने को कॉम्पिटिटिव में 11th प्लस 12th है, एक बार रिवीजन हो जाएंगे, तो वो भी कर सकते हैं, देख लेंगे। अब देख रहे हैं अपन फिजन रिएक्शन। फिर से ग्राफ एक बार वीडियो वापस से देख लेना, मास नंबर और इधर निकाला था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो अभी तो रफ ग्राफ बना रहे, तब तो वहां समझाया था, यहाँ आयरन था Fe 56 पीक सबसे ज्यादा और फिर ये ऐसे कम होते चला। तो अपन ने देखा था कि मास नंबर 50 और मास नंबर 80 के बीच में न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी प्लेटो जैसा मिलेगा, ऐसे बोला था अपन ने कि वहां पीक है आयरन 56 पे। ये एक बार ग्राफ आप लोगों ने देख लेना, आयरन 56 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा, मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है। तो 50 टू 80 के बीच में जो न्यूक्लियस है दे आर मोस्ट स्टेबल। उसके इधर आप आएंगे तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होगा, और इसके इधर भी जाएंगे 80 के आगे, 50 से कम या 80 के आगे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस। तो ये एक बार देख लेना। तो अभी अपन ले रहे हैं हेवी न्यूक्लियस, समझो यहां कहीं तो भी है, मास नंबर है समझो अप्रोक्सीमेटली 230, यूरेनियम हेवी सबसे
238, ठीक है। तो अपन अभी कहीं तो भी जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि 230 है मास नंबर, यहाँ कहीं तो भी होगा, तो डेफिनेटली इससे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कम है। और ध्यान से देखेंगे तो कितने न्यूक्लियॉन्स है 230, यानी जगह पूरी भरी हुई है, कंजेस्टेड है। समझ में आ रहा? देखो, तो ये ग्राफ अच्छे से फॉलो करना एक बार, मैंने तो ये रफ निकाला है। 50 to 80 जो है, ये इतने न्यूक्लियस जो भी होंगे जिनका मास नंबर 50 to 80 के बीच में है, दे आर द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। और सबसे ज्यादा स्टेबल है Fe56, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है, एक अप्रोक्सीमेटली बताया था 8.7, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके इधर भी डिक्रीज होंगे, उसके इधर भी डिक्रीज होंगे। तो अभी इधर तो जो है वो फ्यूजन में काम आएगा, अभी इधर जो ले रहे हैं वो फिजन, हेवी न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस। मान लो ये दो इसमें स्प्लिट हो गए, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा होगा जरूरी नहीं है, पर जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो एक है 100, तो एक क्या होगा 130, हो गया 230। तो एक न्यूक्लियस ये बन गई, एक न्यूक्लियस ये बन गई, तो पहली न्यूक्लियस का मास है A1, दूसरी न्यूक्लियस का मास है समझो A2। तो एक बड़ी न्यूक्लियस थी, वो दो छोटी न्यूक्लियस में डिवाइड हो गई, इसका है समझो 100, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए। अब डेफिनेटली पहले वो यहां था 230, अब वो 100 और 130 यानी 80 के क्लोज आ गया 100, और इधर कहीं 130, तो डेफिनेटली इससे ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो यहाँ क्या हो रहा है, हेवी न्यूक्लियस दो छोटी न्यूक्लियस में स्प्लिट हो रही, उससे तो छोटी है ना, दो लाइटर न्यूक्लियर एज कंपेयर टू दिस स्प्लिट हो रही, और दे आर बिकमिंग मोर स्टेबल। जरूरी नहीं है कि ये इतना ही रहेगा, हो सकता है ये 80 हो, तो ये हो जाएगा 150, तो ये एकदम स्टेबल हो गई समझो एक न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस आगे और छोटे दो न्यूक्लियस में स्प्लिट हो सकती, तो जरूरी नहीं है कि एक बार स्प्लिट हो गई तो बची हुई न्यूक्लियस आगे स्प्लिट नहीं होंगी, बची हुई न्यूक्लियस भी आगे स्प्लिट हो सकते, ठीक है। तो ये तो जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो आप एक हेवी न्यूक्लियस ले रहे हैं, जैसे मैंने यहां लिया 230, फिर वो जब बड़ी न्यूक्लियस छोटी न्यूक्लियस में स्प्लिट होंगी तो वो इधर की तरफ आएंगे, दोनों न्यूक्लियस के कहीं मास नंबर, ठीक है, एक का 80 एक का 150, तो 80 आ गया, मतलब वो एकदम स्टेबल है। अब वो न्यूक्लियस स्प्लिट नहीं होने वाली, ये हो गई, ये स्टेबल हो गई। अब ये जो है 150 वाली मे बी वो अनस्टेबल हो और वो और आगे दो इसमें स्प्लिट हो। अब ये है तो समझो 80 70, तो ये दोनों भी स्टेबल इसमें आ जाएंगे, हो गए, तो फिर स्टेबल हो जाएंगे सब न्यूक्लियस। तो जरूरी नहीं है कि एक बार स्प्लिट होने के बाद आगे स्प्लिट नहीं होंगे, हो सकता है ये भी आगे स्प्लिट हो, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिजन रिएक्शन, where heavy nucleus split into two nuclei, and maybe the two nucleus may be stable, but they may also split to attain the stability. तो परफेक्ट एग्जांपल लेंगे, तो अभी समझा रहा है, तो ये याद रखना, बड़ी न्यूक्लियस है, समझो एग्जांपल 230 वाला लिया है, it splits into two lighter nuclei as compared to him, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये दोनों लाइटर ही है। अब ये इधर की तरफ आएंगे मास नंबर पे, क्योंकि एक 80 बोला है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल, एक 150 यहां कहीं तो भी आएगा। अब हो सकता है कि ये आगे स्प्लिट हो जाए, और ये समझो स्प्लिट हो गई, दो न्यूक्लियस, एक है 80 और एक है 70, हो गया 150, यानी वो ये रेंज में आ गए, मतलब वो मोस्ट स्टेबल हो गए, अब वो आगे स्प्लिट नहीं होने वाले, समझ में आया। तो यहाँ पे इन दोनों का मास अगर काउंट करेंगे तो इट इज स्लाइटली लेस देन दिस मास, this mass difference is converted into energy, तो वो है न्यूक्लियर एनर्जी, कौन सी रिएक्शन में, फिजन रिएक्शन में। देखते उसको आगे, इतना देख लो पहले, इतना समझ लो फिर आगे चलो, समझ में आया। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला ग्राफ एक बार फिर से स्टडी करना, 50 to 80 रेंज वाले जो मास नंबर है वो न्यूक्लियस सबसे स्टेबल है, और फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा न्यूक्लियस है, आयरन 56, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा। 80 के इधर और 50 के इधर दोनों तरफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होंगे। इधर वाला पोर्शन अपन बाद में यूज करेंगे फ्यूजन रिएक्शन में, इधर वाला ले रहे हैं फिजन रिएक्शन के लिए। हेवी न्यूक्लियस कंसीडर किया, अनस्टेबल है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूक्लियॉन्स भी है अंदर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है, ठीक है, तो वो स्प्लिट होंगे, स्टेबिलिटी के लिए वो स्प्लिट हो गए, ये हो गए दो इसमें स्प्लिट। स्प्लिट होते समय जो ये बनेगा या ये बनेगा, समझो कुछ भी बनेगा, तो अपन ये ले लेते, ये भी एग्जांपल ले सकते, अपन इधर की तरफ शिफ्ट हुए, या ये दो एग्जांपल भी ले सकते, इधर की तरफ शिफ्ट हुए, मतलब हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में पहुंच गया ये।
तो ये तो स्टेबल हो गई, हो सकता है 150 वाली और स्प्लिट हो 80 और 70 में और वो भी स्टेबल बन जाए। तो न्यूक्लियस क्या कोशिश कर रहे हैं स्प्लिट होने की वजह से, ट्राइंग टू अचीव स्टेबिलिटी, दैट इज हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिजन रिएक्शन। देखो फिर प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, ध्यान रखो, मेरे ख्याल से एक बार फिर से आप लोग ये देख लो, ठीक है। एक बार फिर से वो ग्राफ देखो, फिर आगे कंटिन्यू करना है। देखो अब इसको आगे कंटिन्यू करना है। ये ग्राफ आप लोगों ने एक बार फिर से देख लेना है और एक बार फ्यूजन में वापस बना लेंगे। तो फिजन रिएक्शन में हेवी न्यूक्लियस तो लाइटर न्यूक्लियर में स्प्लिट हो रही, याद रखो, and they are trying to achieve stability. In this reaction, the mass of the product जो बना है it is slightly less than the initial nucleus, ठीक है। So that mass difference is converted into energy. तो बेटा याद रखना 15 कंट्रीज हैं अप्रोक्सीमेटली जो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए नहीं थे, वो तो है ही, मतलब वो तो कर ही रहे, फिर भी 15 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर एनर्जी है और वो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। बाकी भी यूजेस है, पर न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज में आता है तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें जो फ्यूल चाहिए वो हेवी न्यूक्लियस, फिजन रिएक्शन में हेवी न्यूक्लियस चाहिए 236, ठीक है। ये फिजनेबल है, मतलब ये रेडिएशन इमिट करेगा तो धीरे धीरे न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगी। इसका लाइफ है समझो approximately 2.3 into 10 raised to 7 years. लो बच्चे वहां चलो, एक मिनट का अपनी ट्यूशन भी कहीं सारा स्वार्थ भारत स्वच्छ कर रहे हो। तो यूरेनियम 236 चाहिए, फिर से बता रहा, अप्रोक्सीमेटली 15 कंट्रीज न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बॉम्ब वगैरह का दैट इज डिफरेंट थिंग। सबसे ज्यादा यूज कौन कर रहा होगा? अमेरिका, वो तो पता ही है अपने को। अपने यहाँ पे भी 22 रिएक्टर्स है, सबसे बड़ा तमिलनाडु में, ठीक है, जिससे अपन न्यूक्लियर एनर्जी यानी उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं अपन। तो यूरेनियम 236 चाहिए उसमें। उसके आइसोटोप है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इसका लाइफ ईयर हाफ लाइफ है समझो। तो ये रेडिएशन भी इमिट कर रहा तो न्यूक्लियस धीरे धीरे डिके हो रही, तो ये ऑलमोस्ट खत्म जैसे ही है, ये बचे नहीं है समझो, है पर बहुत ही कम है, निग्लिजिबल। 99% ये है। इनका जो हाफ लाइफ है इससे 10⁻³ टाइम्स ज्यादा है। तो ये है नेचर में, पर ये अपने किसी काम के नहीं है। अपने को चाहिए यूरेनियम 236। तो नेचर में 99% 238 बचे हैं, ये तो अप्रोक्सीमेटली डिके होके खत्म हो चुके हैं। ये भी डिके हो रहा, पर हाफ लाइफ इससे बहुत ज्यादा है, 10⁻³ टाइम्स ज्यादा है। तो ये है अभी 99% ये है। अब बचे ये यूरेनियम 235, वो अप्रोक्सीमेटली 1% है। ये 99 है, ये 1%, ये थोड़े से निग्लेक्ट कर दो उसको। तो देखो आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोगों ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर संधि साइन किया है, या तो वो लोग हमको ये प्रोवाइड कराते यूरेनियम 235। कुछ कुछ कंट्रीज में मिल रहा जमीन में से, तो फिर अब अपने यहाँ मिल रहा होगा पर कम है, अपने को चाहिए जितना नहीं है, तो फिर अपन दूसरों से मंगाते हैं। फिर वो संधि में ये रहता कि हम लोग इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में या जो रिसर्च पर्पस है उसमें यूज करेंगे, वेपन्स में यूज नहीं करेंगे। अमेरिका ने ही 2 वेपन गिराए थे, फिजन रिएक्शन वाले थे, जिसमें ये फ्यूल यूज हुआ था। कहाँ गिराए थे? हिरोशिमा और नागासाकी। वर्ल्ड वॉर 2 था शायद, देखना एक बार, एंड था उसका। तो ये याद रखो, अपने को चाहिए 236, बट वो अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनके न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं? डिके हो रहे हैं, रेडिएशन इमिट अल्फा बीटा गामा, ठीक है।
अब ये है मैक्सिमम 99%, ये इसलिए इतने बचे हैं, ये भी फिजनेबल है, ये भी रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, बट अपने काम के नहीं है, अपने रिएक्टर में काम नहीं आएंगे, इसकी रिएक्शन में समझा रहा अभी। तो ये है अपने पास, पर इसका लाइफ टाइम इससे 10⁻³ टाइम्स ज्यादा, इसलिए ये बचे हुए हैं। ये मैक्सिमम है अभी, कितने हैं? 99% है। समझो अगर पूरे अर्थ का यूरेनियम काउंट करें तो ये 99% है, ये निग्लिजिबल है, खत्म ही हो गए समझो, और है 235 1%। तो हर जगह नहीं मिलते और हर एक के पास नहीं है, इसलिए फिर हम लोग दूसरे से भी लेते, फिर वो संधि बंदी जो करते या पैक्ट बोले या जो भी साइन करना रहता वो करते कि भाई हम इसका यूज एनर्जी के लिए करने वाले हैं। तो अपने पास है यूरेनियम 235, तो उसको यूरेनियम 236 में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो, और आगे रिएक्शन कैसे फॉलो होती है वो देखो। याद रखो अपने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है जहां अपन न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, और सबसे बड़ा कहाँ है? तमिलनाडु में। और एक ही कंट्री ने अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज किया है किसी दूसरे कंट्री पे, अमेरिका ने हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो अभी देखो यूरेनियम 235 है अपने पास, 92 ये भी लिख लेते हैं, उस पे एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेंगे अपन, तो ये बन जाएगा यूरेनियम 236 92। ये पहले से अनस्टेबल था, अपन ने उसको बम्बार्ड किया है, न्यूक्लियस में बम्बार्ड किया है, न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन उस पे स्ट्राइक किया है, यानी न्यूट्रॉन उस पे थ्रो किया है समझो। तो न्यूट्रॉन के पास एनर्जी है, इट कैन रीच अप टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कंबाइन हो गया। अगर न्यूक्लियस के क्लोज चले गया तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में आ गया, पर अब न्यूक्लियस और ज्यादा अनस्टेबल हो गई, और अब वो दो इसमें स्प्लिट होने वाली, क्योंकि न्यूक्लियस को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक पुराना मतलब आगे जाएंगे अगर आप लोग गलती से अगर हायर एजुकेशन में पहुंच गए पहुंचेंगे बोलना, पर पहुंच गया है तो वहां आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल आएगा। आप एक बड़ा सा ड्रॉप गर्म तवे पे डाल दो, तो उसके पास ड्रॉप के पास एनर्जी है, पर तवे पे डालने के बाद उसके पास और एनर्जी आ जाएगी, वो अनस्टेबल हो जाएगा। देखो वो कैसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाता, सेम यहाँ पे होगा, ये न्यूक्लियस छोटी न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। सही है, देखो सब अपने क्वेश्चन के टाइम पे चिल्लाने के बाद ये समझ में आया। तो अपने को चाहिए था यूरेनियम 236 और मैक्सिमम है यूरेनियम 238, बट वो अपने काम का नहीं है 99%, और 1% बचा है यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 को जब एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करेंगे तो वो बन जाएगा यूरेनियम 236 92, और ये अब अनस्टेबल है और ये अब न्यूक्लियस स्प्लिट होंगी। अच्छा, इनका कोई फिक्स नहीं रहता कि मैं इसमें स्प्लिट होंगी, कुछ भी रिएक्शन हो सकती है अलग अलग, तो 2-3 रिएक्शन में बता रहा, देख लो पहले इसका ध्यान रखो, ये ठीक है। तो अब यहां लिख लेते हैं, चलो यूरेनियम 236 92, यानी ये प्रोसेस हो चुकी है। अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस कैसे कैसे स्प्लिट होंगी वो देख रहे हैं। इट विल बी समझो 137, या पहले बेसिक लिख लेते हैं, बेरियम 140 56 प्लस क्रिप्टॉन 94 36 प्लस साथ में 2 न्यूट्रॉन इमिट होंगे। तो एक मेथड ये हो गई कि वो कैसे स्प्लिट होंगे। तो स्प्लिट होते समय कोई देख के स्प्लिट नहीं होते कि नहीं मैं बेरियम और क्रिप्टॉन में होंगे हमेशा, नहीं। तो ये पहली रिएक्शन है, नोट डाउन करो। तो याद रखना अपन ने क्या किया है, एक न्यूट्रॉन जो अपने पास ये बचे हैं कितने हैं 1% है, तो वो अपने पास अवेलेबल है। यूरेनियम 236 तो है ही नहीं समझो, यूरेनियम 238 अपने किसी काम के नहीं है। तो ये यूरेनियम 235 को 236 में कैसे कन्वर्ट किया देखो, उस पे एक स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया है जो न्यूक्लियस में जाके कंबाइन होगा और बन जाएगा यूरेनियम 236। ठीक ऐड हो गया ना, मास नंबर में इंक्रीज, एटॉमिक नंबर में नहीं, न्यूट्रॉन ऐड हुआ है तो इसको 236 कर दिया। अब ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है और वो अलग अलग इसमें स्प्लिट होगी। तो ये पहली रिएक्शन है, देखो। अच्छा ध्यान रखना, इसकी एडिशन देखो 56 36 6 और 6 ये 12 92, ये दोनों की एडिशन, ठीक है। ऊपर की एडिशन देखो 140 94 और साथ में ये 2, तो ये 6 3 236। तो ये ध्यान रखना
गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इन दोनों की एडिशन 92 है, इसकी और ये दो न्यूट्रॉन है, तो इन तीनों की एडिशन 236, तो वो मैच हो जाना चाहिए। इतना नोट डाउन करो। और भी बता रहा, देखिए एक बार मैंने, तो याद रखो ये 1% ही है अपने पास, पर अपने काम का है यूरेनियम 236। अपन यूरेनियम 238 को 236 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो कि 99% है, पर अपने काम का नहीं है। वो है 99%, पर अपने काम का नहीं है। इसकी हाफ लाइफ बताया मैंने कितनी लिखा था, 2.3 × 10⁷ इयर्स, और इसकी उससे 10⁻³ टाइम्स ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है 99%। ठीक है, बट ये काम के नहीं है। यूरेनियम 235 ये आइसोटोप है प्रेजेंट, पर 1% ये तो खत्म जैसे हो गए, समझो न्यूक्लियर रेडिएशन निकल के वो न्यूक्लियस से डिके हो गए, तो ये खत्म जैसे ये, पर ये है अपने पास 1%। जितने भी यूरेनियम है उसमें से 99% ये बचे हैं, और 1% सिर्फ ये बचे है यूरेनियम 236। उस पे अपन स्लो न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेंगे तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेनियम 236 जो अपने को चाहिए। तो वो अब अनस्टेबल न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस में स्प्लिट हुई, डेफिनेटली 80 के क्लोज है 94, तो ये स्टेबल हो गई। मे भी शायद बेरियम अनस्टेबल ही है, अभी भी 140 है, तो वो स्प्लिट करे आगे, पर अपने को वो नहीं देखना है। अभी सिर्फ इतना याद रखो, एक हो गया बेरियम क्रिप्टॉन, और दो न्यूट्रॉन जनरेट हुए साथ में, देखो। और एडिशन देखना 56 36 ये होना चाहिए, ये प्लस ये और ये दो, यानी ये 236 होने चाहिए। ठीक है, तो डाउन करो ये। चलो आगे कैसे स्प्लिट हो सकते हैं, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और भी हो सकती है, अपन एक दो लिख लें, कोई भी एक रिएक्शन याद करके एग्जाम में लिख लेना। तो यूरेनियम 236 सेम 92 कैन स्प्लिट इनटू आयोडीन 13753। वाई याद रखना, ये ड्रीम स्पेलिंग कैसे प्रोनाउंसिएशन तुम लोग देखो, अपना केमिस्ट्री नहीं है, YTTRIUM, ये ड्रीम है, जो भी है देख लेना एक बार, YTTRIUM ये ड्रीम। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देखना प्रॉपर क्या है। 9739 प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये है Y याद रखना, YTTRIUM ये ड्रीम है, वो प्रोनाउंसिएशन तुम लोग देखो, केमिस्ट्री में है, आप लोग देख लेना। यूरेनियम 236, कोई भी एक रिएक्शन याद रखना है, ये मेन है, समझो यही याद रखो, बेरियम और क्रिप्टॉन वाली, तो देख लेना। कोई भी एक रिएक्शन लिखना है, इट कैन आल्सो स्प्लिट इनटू एंटीमनी Sp 133 एंड 133 and suppose 51 plus नियोबियम है Nb 99 41 प्लस यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन निकलेंगे। कोई भी एक रिएक्शन याद रखना। ठीक है, तो यूरेनियम कैन बी स्प्लिटिंग इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, iodine and yttrium, YTTRIUM yttrium, uranium can split into antimony and niobium। ये आप लोग प्रोनाउंसिएशन और सिंबल्स देख लेना बेटा, सिंबल तो सही है, फिर भी एक बार देख लेना। और यहाँ एमिट होंगे 4 न्यूट्रॉन। कोई भी इसमें, जैसे अपन ने एक स्लो न्यूट्रॉन इसमें बॉम्बार्ड किया, तो ये अपन नहीं कंट्रोल कर सकते कि वो न्यूक्लियस काइंड में स्प्लिट हो रही है। ये तो 3 एग्जांपल लिखे, और भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं वहां पे, पर ये इसमें से कोई भी एक याद रखो, मे भी शायद ये याद रखो चलेगा, फर्स्ट वाला कोई भी एक रिएक्शन लिखना है बस, ये नोट डाउन करो। सिंबल्स देख लेना बेटा एक बार, और प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर देखना, अपना केमिस्ट्री नहीं है तो अपन को ये नोट डाउन करो। आगे चलते इतना देख लो। तो ये चेन रिएक्शन है, तो वो समझा देता एक बार। और कंट्रोल्ड फॉर्म में यूज करना है अगर अपने को, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में अपन कंट्रोल्ड फॉर्म में यूज करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में समझा देता कैसे हो रहा है।
देख लो एक बार, ये रिएक्शंस याद नहीं करने हैं कोई भी, अगर जैसे अभी तो समझो कैंसर पोर्शन में ही है, फिर भी आप लोगों को कोई एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, एक ये या ये कोई भी एक रिएक्शन लिख सकते, तो ये याद रखो। देख लो एक बार आगे चलो। अब देखो ये जो भी है ये चेन रिएक्शंस है, तो अपन पहली वाली ले लेते ये हटा देते। अपने को एक बार वो रिएक्शन शुरू करनी है, फिर अपने को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होती रहेगी अनकंट्रोल्ड फॉर्म में। अनकंट्रोल्ड फॉर्म में सपोज दिस इज यूरेनियम 236 एंड 92 सॉरी 235, उस पे अपन ने एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, तो ये बन गई यूरेनियम 236 92। ठीक है, तो जब अपन बॉम्ब गिरा रहे सपोज, तो एक यूरेनियम एटम रहेगा क्या? नहीं, बल्क रहेगा, बहुत सारे एटम हैं, पर अपन ने सिर्फ एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया है, बस अपना काम हो गया। अब इतने सारे एटम है, समझो इतना मटेरियल मैंने यूज किया, फॉर जस्ट एग्जांपल ये है समझो यूरेनियम का रॉड, इस पे मैंने एक न्यूट्रॉन ही बम्बार्ड किया, बस हो गया मेरा काम, एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया। अब आगे क्या होगा देखना, ये न्यूक्लियस स्प्लिट होंगी, यही एग्जांपल ले रहे बेरियम में और क्रिप्टॉन में। अब साथ में निकल रहे दो न्यूट्रॉन, समझ में? अपन ने एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, अपन ने एक एटम जो यूरेनियम 235 92 था उसको यूरेनियम 236 में कन्वर्ट किया, पर अब देखो उसने खुद में दो न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस किए। अब ये दो न्यूट्रॉन दूसरे, अब इस रॉड जो यूरेनियम का रॉड है, यूरेनियम 235 का पूरा रॉड है, इसमें एक एटम नहीं है, इसमें बहुत सारे यूरेनियम के एटम्स हैं। अब अपन ने तो एक ही न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जो एक ही न्यूक्लियस को जाके कोलाइड होगा। फिर अब आगे देखो, अब ये न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम 235 और ये दूसरे यूरेनियम 235 को कोलाइड होगा, और फिर वो आगे चलेंगे, फिर ये बेरियम और क्रिप्टॉन में डिवाइड होंगे, फिर ये दो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, और ये भी आगे दो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे। तो अपन ने एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, उसके दो हुए, अब दो के कितने हो गए? 4, अब 4 के कितने होंगे? 8, एंड मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो एक बार अपने को ये रिएक्शन शुरू करनी है, बस ये चेन रिएक्शन है, अपने आप चलती रहेगी। फिर कब तक चलेगी ये चेन रिएक्शन? जब तक पूरा यूरेनियम 235 खत्म नहीं हो जाता। न्यूट्रॉन तो आगे आगे बढ़ते रह रहे ना, देखो ये न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 को कोलाइड हुआ, फिर से वो बन गया 236, फिर ये भी बन गया 236, ये आगे दो न्यूट्रॉन, फिर ये दो बेरियम और क्रिप्टॉन, अब ये दो न्यूट्रॉन और ये दो 4, ये 4 यूरेनियम न्यूक्लियस को और 235 से क्या बना लेंगे? 236। तो ये रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी। तो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरे थे वो यही टाइप के चेन रिएक्शन वाले अनकंट्रोल्ड फॉर्म में। बट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर जहां अपन ये कंट्रोल्ड फॉर्म में करना है अगर अपने को, तो अपने को न्यूट्रॉन्स एब्सॉर्ब करने पड़ेंगे, ताकि जैसे कोई रिएक्शन में 2 न्यूट्रॉन है, कोई में 3 हो सकते हैं, कोई में 4, तो ऑन एन एवरेज 2.7 न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। मैंने पहले ही बताया ये रिएक्शन होगी जरूरी नहीं है, कोई भी रिएक्शन हो सकती, तीनों में से कोई भी फॉलो हो सकती न्यूक्लियर रिएक्टर में भी। तो अप्रोक्सीमेटली 2.7, यानी किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, तो यहाँ 2 लिखे थे, इसके बाद वाली में 2, लास्ट वाली में 4 थे समझो, तो 4 न्यूट्रॉन इमिट हो रहे थे। तो एवरेज निकालेंगे तो हर इस एक रिएक्शन में अप्रोक्सीमेटली 2.3 न्यूट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। अगर आप न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब नहीं करेंगे तो वो रिएक्शन आगे चलती रहेगी। तो कंट्रोल्ड फॉर्म में अगर करना है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ताकि वो ब्लास्ट नहीं हो, अपने को जितनी हीट एनर्जी चाहिए उतनी मिले, जिससे अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, तो वहां पे न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करना जरूरी है। तो वहां पे न्यूट्रॉन्स, जैसे एक न्यूट्रॉन एब्सॉर्ब कर लो, एक आगे जाएंगे, इसमें से भी एक एब्सॉर्ब कर लो, आगे जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एब्सॉर्ब करेंगे तो वो जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड में रहेगी और ज्यादा एनर्जी, जैसे अभी ये एक ही था, इसके 2 बन गया, 2 से 4 और यूरेनियम न्यूक्लियस कन्वर्ट होंगे ऐसे, तो ये रिएक्शन बड़ी होती जा रही है और हीट एनर्जी भी ज्यादा लिबरेट होगी। अगर कंट्रोल्ड फॉर्म में है तो हीट भी कंट्रोल में रहेगी। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में अपने को न्यूट्रॉन्स एब्सॉर्ब करने पड़ेंगे।
कैडमियम रॉड्स वगैरह यूज होते हैं उसमें, जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितने न्यूट्रॉन चाहिए उतने ही पास होंगे, बाकी न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब होंगे, तो कंट्रोल्ड फॉर्म में रहेंगे। यानी अगर एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लो, एक ही रिएक्शन आगे बढ़ेगी, उसका एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लो, कोई रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो अपन कंट्रोल्ड फॉर्म में अगर करना है तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, और एक रिएक्शन में याद रखना अप्रोक्सीमेटली 2.7 न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं एवरेज, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, बट एवरेज निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.7 न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं। वो न्यूट्रॉन आगे रिएक्शन को कैरी करेंगे। अगर आप उसमें से कुछ न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले तो रिएक्शन कंट्रोल्ड फॉर्म में रहेगी। तो अपने को यहाँ कंट्रोल्ड फॉर्म में ही चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर में, चेन रिएक्शन को रोकना पड़ेगा। समझ में आया? न्यूक्लियर बॉम्ब में कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरे थे वो चेन रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, एक कन्वर्ट हुई है, थोड़ी हीट जनरेट होगी। जैसे एग्जांपल ले रहे समझो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट, अब इससे 2 हुए तो कितनी हो जाएंगी 20, अब इससे 4 हो गए तो कितनी एनर्जी हो जाएगी 40 एंड सो ऑन, हीट एनर्जी बढ़ती जाएगी। पर कंट्रोल फॉर्म में करेंगे, हर बार एक न्यूट्रॉन हम जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हर बार 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिबरेट होगी, जनरेट होगी समझो, तो कंट्रोल फॉर्म में रहेंगे। तो अपने को न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना फिजन रिएक्शन पूरा। अब फ्यूजन देखते हैं, ये देखो एक बार। याद रखना न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल फॉर्म में करना पड़ेगा, तो वहां कैडमियम रॉड्स यूज करते हैं। देख लो एक बार, आगे चलते फिर। तो याद रखना बॉम्ब में ऐसी चलेगी वो रिएक्शन, हीट जनरेट बढ़ती जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो कन्वर्ट होंगे वो भी बढ़ते जाएंगे और एनर्जी ज्यादा लिबरेट होती जाएंगी। तो बॉम्ब में अनकंट्रोल्ड फॉर्म में है और न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, तो न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। कैडमियम रॉड्स यूज करते हैं उसमें एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो एक मिनट मिटा देते हैं, फिर उसके बाद आगे वाला लास्ट टॉपिक फ्यूजन लेते हैं। अब आगे लेते फ्यूजन रिएक्शन। अब थी फ्यूजन रिएक्शन, अब फ्यूजन रिएक्शन फिर से वही ग्राफ पे आते हैं। रफ ही बना रहा है, मैंने तो बोलेंगे कैसे ग्राफ बना, अच्छे से बताया है पहले से। ये अपना मैक्सिमम आयरन 56, फिर ऐसे, ठीक है। तो याद रखो 50 to 80 के बीच में जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो 50 to 80 जिनका मास नंबर है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, मतलब वो न्यूक्लियस स्टेबल है, लॉन्ग टाइम तक अनचेंज रहेंगे, ठीक है ना। अब इधर का हो गया फ्यूजन रिएक्शन, हेवी न्यूक्लियस लाइटर इसमें स्प्लिट हो रही थी। अब दो लाइटर न्यूक्लियस समझो, एक का 20 है, यहां कहीं तो भी होगा मास नंबर, और दूसरे न्यूक्लियस का भी 20 है सर। दो न्यूक्लियस कंबाइन होके बना रहे नई न्यूक्लियस जिसका मास नंबर है 40। जैसे एग्जांपल ले रहे तो अपन यहां कहीं तो भी आएंगे, मतलब 50 के क्लोज, यानी डेफिनेटली इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहां पे कम थी और डेफिनेटली 40 वाले की ज्यादा है, या फिर अपन मोर अप्रोक्सीमेट लेंगे तो समझो 25। ये दो न्यूक्लियस जिनका मास नंबर 25 है वो कंबाइन हुए, और नई न्यूक्लियस बनी जिसका मास नंबर है 50, डेफिनेटली वो स्टेबल है। तो यहाँ पे दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए फ्यूजन नाम है। फ्यूजन में हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो रही थी, ये फ्यूजन है, FUSION, वो FISSION, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइटर न्यूक्लियाई, जैसे ये एग्जांपल के लिए ले रहे समझाने के लिए, दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे हैं और एक हेवी न्यूक्लियस बना रहे हैं व्हिच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू दिस टू। इसका मास देखेंगे तो इन दोनों के मास से कम आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे भी जो मास डिफरेंस है वो कन्वर्ट होगा एनर्जी। तो देख लो, तो ये दो लाइटर न्यूक्लियाई यहाँ पे समझो कंबाइन होके यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। और याद रखो बेटा, एक न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, उन दोनों को पास में लाना है। अरे वो दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर आपको उन दोनों को ज्वाइन करना है
फिर से बता रहा हूं, देखो अब ये न्यूक्लियस है 25, सेपरेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर यहाँ दोनों को 25 मास नंबर वाले न्यूक्लियन को कंबाइन करना है, तो दोनों पे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, उन दोनों न्यूक्लियस को कंबाइन करना है, मतलब पास में लाना है। कितना पास में लाना है? अप्रोक्सीमेटली 1 फेम्टोमीटर यानी 10⁻⁻15 मीटर के अंदर लाना है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इतने डिस्टेंस में ही इफेक्टिव है। फेम्टोमीटर या 10⁻⁻15 मीटर याद रखो, ठीक है। तो इतना क्लोज आपको लाना है, 10⁻⁻15 मीटर यही है। जब आप इन लोगों को पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज जस्ट अपन हाथ से लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और आप उन लोगों को पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और ऐसी एनर्जी सन या स्टार्स पे ही मिलेगी। तो याद रखो ये रिएक्शन अभी फिलहाल के लिए अपन बोलेंगे, बाद में समझाऊंगा कि अर्थ पे भी अपन कर सकते कि नहीं, पर ये फिलहाल अभी अपन कंसीडर कर रहे हैं सन और स्टार्स पे। सन और स्टार्स पे जैसे सन पे अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर है 10⁻⁷ केल्विन कोर में, तो कोर में हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंबाइन हो रहा है और हैवी न्यूक्लियस बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन हाइड्रोजन ही लेंगे, एक प्रोटॉन मिक्स करने में आसानी होगी क्योंकि रिपल्शन कम रहेगा। जितना मास नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उतना ज्यादा रिपल्शन बढ़ते जाएंगे। तो आप हेवी न्यूक्लियस को अगर फ्यूज करना चाहते साथ में, तो एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रिपल्शन भी बढ़ जाएगा। इसीलिए सन पे इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है कि वो हेवी न्यूक्लियस को फ्यूज कर सके। तो हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो फ्यूज हो रहा, उसकी रिएक्शन समझा था अभी। बट अगर टेम्परेचर और ज्यादा रहा तो हेवी न्यूक्लियस भी फ्यूज हो सकते हैं। जितनी ज्यादा हेवी न्यूक्लियस रहेंगी, फ्यूज करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये याद रखो, लार्जर द मास नंबर of the nucleus which are fusing together, more will be the energy required. मास नंबर कम है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कम होंगे, तो डेफिनेटली फ्यूज करना आसान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कम आएगा। अगर चार्ज ज्यादा है न्यूक्लियस पे यानी मास नंबर ज्यादा है, तो डेफिनेटली रिपल्शन भी बढ़ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इधर वाले जो बहुत हेवी न्यूक्लियस है जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, उनको आप फ्यूज नहीं कर सकते। 56 के इधर वो न्यूक्लियस आप फ्यूज कर सकते हैं, पर जितना ज्यादा आप मास नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपको उनको फ्यूज करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। देखो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो याद रखो, हाइड्रोजन का एग्जांपल अगर लेंगे H11, तो एक ही प्रोटॉन है, अगर दो प्रोटॉन को पास में लाना है तो रिपल्शन डेफिनेटली कम रहेगा। तो याद रखो 56 तक आप फ्यूज कर सकते हैं, पर जितना ज्यादा मास नंबर बढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन की जगह कार्बन ले लो C612, तो इसमें 6 प्रोटॉन हो गए, जबकि यहाँ एक ही प्रोटॉन था, 6 प्रोटॉन है, रिपल्शन भी डेफिनेटली ज्यादा हो गया, तो आपको फ्यूज करने में एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। 56 से आगे वाले जो न्यूक्लियस है, जो हेवी न्यूक्लियस है, उनको आप फ्यूज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, जितनी एनर्जी अपन जनरेट नहीं कर सकते। स्टार जो है जैसे सन है, उसपे टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है, वो रेड कलर का अपन ने बताया था ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम में। जो स्टार ब्लू कलर के है डेफिनेटली उनका टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां हेवी न्यूक्लियस भी फ्यूज हो सकते हैं। पर याद रखो जितने ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को फ्यूज करना है तो डेफिनेटली एनर्जी ज्यादा चाहिए, और दो प्रोटॉन जैसे हाइड्रोजन दो फ्यूज करने हैं, 1 मास नंबर दोनों को फ्यूज करना है, नई न्यूक्लियस बन जाएंगी, तो यहाँ पे एनर्जी कम लगेगी, जबकि यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो 50 के आगे वाले न्यूक्लियस को तो आप फ्यूज कर ही नहीं सकते, उतनी एनर्जी अपन जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, ना सन पे है ना स्टार्स में। तो याद रखो सन और स्टार पे ही इतनी एनर्जी मिलेगी कि आप उतनी क्लोज न्यूक्लियस को ला सके। तो ये 10⁻⁻15 मीटर के अंदर, उसी के अंदर न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव है, और दो न्यूक्लियस कंबाइन होके एक न्यूक्लियस बना पाएंगे। जितना ज्यादा मास नंबर है समझो, उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मास नंबर कम है तो एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी। तो अपने सन पे हाइड्रोजन फ्यूल है, और टेम्परेचर भी उतना है कि हाइड्रोजन फ्यूज हो सकते, ज्यादा हेवी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होंगे वहां पे।
तो सन पे क्या होगा वो समझा देता तो ये याद रखो, तो ये मिटा देता है। तो 20-20 कंबाइन होके यहाँ पहुंचेंगे समझो भाई, या 25-25 यहाँ गए होंगे कंबाइन होके यहाँ पहुंचेंगे 50, यानी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो दो न्यूक्लियस लाइटर कंबाइन होके हेवी न्यूक्लियस बना रहे टू बिकम स्टेबल, पर इसके लिए अपने को सप्लाई करनी पड़ेगी लार्ज एनर्जी। क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिवली चार्ज को एक साथ में लाना है समझो, तो रिपल्शन के अगेंस्ट लाना पड़ेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जो कि सन पे है या स्टार्स पे है। अर्थ पे भी अपन कर सकते हैं अनकंट्रोल्ड फॉर्म में, वो बाद में लास्ट में बताऊंगा। इतना नोट डाउन करो, सन की रिएक्शन समझा देता, सन पे क्या रिएक्शन हो रही है, तब तक ये सोचा हम लोग आगे चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर से याद रखना, एटॉमिक नंबर कम, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही है, z = 1, तो एक ही प्रोटॉन है, दोनों को पास में लाएंगे तो रिपल्शन कम रहेगा, फ्यूज आराम से कर पाएंगे। जितना हेवी न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे फ्यूज करने के लिए, जितना मास नंबर भी बढ़ेगा, और सपोज मास नंबर छोड़ो, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो जो पास में लाएंगे तो रिपल्शन भी बढ़ेगा, तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अपन सन वाली रिएक्शन देख रहे हैं, where 4 hydrogen nuclei combine to form a helium nucleus and large amount of energy is liberated। ऐसे लाइन लिखना है। सन पे जो रिएक्शन हो रही है वो समझा रहा। सन पे टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ केल्विन है कोर में, तो वहां फ्यूज हो सकते हाइड्रोजन, तो फ्यूल है वहां पे हाइड्रोजन। तो याद रखो सन के लिए ले रहे, और टेम्परेचर है 10⁻⁷ केल्विन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ना। अब सुनो, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई यानी 4 प्रोटॉन कंबाइन होंगे और एक हीलियम न्यूक्लियस बनाएंगे, अल्फा लिख सकते या He2 4 लिखेंगे फिलहाल, प्लस प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस, ठीक है, 2 पॉजिट्रॉन भी इमिट होंगे, फिर न्यूट्रिनोज इधर लिख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस यानी 4 प्रोटॉन। हाइड्रोजन न्यूक्लियस कैसे लिखते हैं अपन, H11 यानी एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, कोई एक प्रोटॉन कंबाइन हो रहे हैं, 4 हो गए, कंबाइन होके बनाएंगे एक अल्फा पार्टिकल यानी He2 4 प्लस प्लस लिख सकते हैं आप लोग, 2 पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनोज, ये इमिट होते हैं ताकि उनकी लीनियर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहे, प्लस साथ में एनर्जी इमिट होगी। ये उन्होंने रिएक्शन डायरेक्ट लिख दिया है, मैं स्टेप्स बता रहा, ये रिएक्शन कैसे होगी याद रखना है। देखो यहाँ 4 प्रोटॉन है, ठीक है, मतलब कितने पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा पार्टिकल हटा के He2 4 प्लस प्लस 2 और ये 2 4 हो गए, पर मास नंबर ये 4 है और ये 4 है, ये 2 कहां से आए, तो उन्होंने लिखा है कि डायरेक्ट ये रिएक्शन याद रखो, उन्होंने स्टेप्स बताए नहीं है, तो उन्होंने बोला कि फाइनल रिजल्ट ये है। फिर से देखो चार्ज तो मैच हो गए, 4 प्रोटॉन है, 2 पॉजिटिव और ये 2 पॉजिटिव, ठीक है, तो टोटल 4 हो गए, पर यहाँ 4 प्रोटॉन है, यहाँ ऑलरेडी 4 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, पर हो गए ना 4 पार्टिकल, तो यहाँ 4 प्रोटॉन थे, यहाँ ऑलरेडी 4 हो गए, और यहाँ 2 और कहां से आए, ठीक है। फिर से समझना क्या बोल रहा हूं, 4 प्रोटॉन यानी 4 हाइड्रोजन H11, तो टोटल पार्टिकल कितने हुए, 4 पार्टिकल यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन समझो, या फिर ये आ गए मैच हो गए, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अब ये कहां से आए, समझ में आ रहा, तो रिएक्शन बताता ध्यान दो। सन पे सबसे पहले क्या होगा, 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंबाइन होंगे H11, ठीक है, बट ये दोनों कंबाइन हुए यानी 2 प्रोटॉन कंबाइन हुए, इन शॉर्ट बोलेंगे तो 1 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन कंबाइन हो गए, तो कितने बनने चाहिए थे, 2 प्रोटॉन, पर ऐसा नहीं होता, ये कंबाइन होने के बाद वापस सेपरेट भी हो जाते जल्दी से रिपल्शन की वजह से,
ठीक है। पर कभी कभी क्या होता, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता, बीटा प्लस याद है ना, बीटा प्लस डीके, where one proton is converted into one neutron and एक पॉजिट्रॉन इमिट होगा और साथ में न्यूट्रिनोस, तो वो देख लेना एक बार। तो कभी कभी कैसा होता, दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई यानी दो प्रोटॉन कंबाइन होते पर वो फटाक से सेपरेट भी हो जाते रिपल्शन की वजह से। पर कभी कभी एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता एक न्यूट्रॉन में, तो अपन यहां लिखेंगे H12। यहां प्रोटॉन है दो बट यहां प्रोटॉन एक ही है और एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो एक प्रोटॉन वैसे का वैसे ही रहा और एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया एक न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो ये देखो एक प्रोटॉन, यहां दो प्रोटॉन होने चाहिए थे पर दो प्रोटॉन नहीं है, 1 + 1 2, मास नंबर उतना ही है, दो ही है, पर एक प्रोटॉन काइंड में कन्वर्ट हो गया एक न्यूट्रॉन में। दिस इज फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप, तो अगर दो प्रोटॉन है तो जल्दी से दिख रहे नहीं स्टेप्स, जल्दी से वो सेपरेट भी हो जाते हैं। हाँ कंबाइन रहेंगे पर कब, जब कुछ रिएक्शंस में एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा एक न्यूट्रॉन में, तो ये बन गया एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन यानी H12। अब ये हाइड्रोजन नहीं रहे, ड्यूटेरियम बन गया, अब इसका आइसोटोप। अब दो ड्यूटेरियम कंबाइन होंगे ऐसे, तो ये रिएक्शन हुई, दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन होकर ड्यूटेरियम बन गया, ठीक है। तो दो प्रोटॉन में से यहां दो प्रोटॉन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि उसमें से एक प्रोटॉन काय में कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, तो मास नंबर बराबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 ही रहा। समझ में आ गया? देखो तो एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन मिलके दो प्रोटॉन बनेंगे पर जनरली वो सेपरेट हो जाते फिर से। हाँ कंबाइन रहेंगे कब, जब उसमें से एक प्रोटॉन काय में कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, बीटा प्लस डीके जैसा। तो अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, मतलब ये बन गया दोनों मिला के ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप। अब ऐसे दो ड्यूटेरियम ऐड होंगे और बनाएंगे हीलियम न्यूक्लियस He23। अब यहां 4 थे तो साथ में एक प्रोटॉन इमिट होगा और इसमें लिख लेंगे साथ में गैमा रेज। तो गैमा रेज अपने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन, तो ये रिएक्शन में अपने को हीट और लाइट मिल रही है। नाउ थर्ड स्टेप, अब ऐसे दो He23 प्लस He23 ये कंबाइन होके बनाएंगे He24, ठीक है। प्लस अब टोटल कितने देखो, तीनों 3 6, यहां 4 हुए तो प्लस ट्वाइस ये बन गया। तो ये फाइनल स्टेप उन्होंने लिखी है कि 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंबाइन होकर ऐसा बना रहे हैं, जबकि डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया है कि ये स्टेप फॉलो होती पर सन पे ये रिएक्शन फॉलो हो रही स्टेप वाइज। फिर से सुनना, दो प्रोटॉन कंबाइन हो रहे हैं तो यहाँ दो प्रोटॉन होने चाहिए थे पर जनरली क्या होता है वो दो प्रोटॉन रिपल्शन से वापस सेपरेट हो जाते हैं। हाँ वो साथ में रहेंगे जब उसमें से एक प्रोटॉन काय में कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, तो एक प्रोटॉन बचा एक न्यूट्रॉन बचा है, अब वो साथ में रह सकेंगे, तो वो बन गया ड्यूटेरियम H12। अब ऐसे दो ड्यूटेरियम जो बने हुए हैं अलग अलग, वो जब फ्यूज होंगे तो हीलियम न्यूक्लियस बनाएंगे He23, 4 होना चाहिए था पर ये एक बाजू में लिखी है न्यूट्रॉन E+, और साथ में गैमा रेज निकलेंगे He10 में। अब ऐसे दो हीलियम न्यूक्लियस, पहले ये बन के ये बने दो फ्यूज हुए, फिर अब ये दो फ्यूज होंगे और फिर अपने को हीलियम न्यूक्लियस मिलेगी He24। तो यहाँ पे तो 6 है टोटल, यहाँ 4 ही है, तो ये प्रोटॉन और साथ में न्यूट्रिनोस और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये स्टेप फॉलो होती, उन्होंने डायरेक्ट ये लिखा है पर यहाँ मैच नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ हाइड्रोजन लिखेंगे प्रोटॉन की जगह H11 और इंटू 4, तो ये 4 मैच हो गया, पर ये दो कहां से आए फिर, तो वो यहां से ऐसे आए। तो ये रिएक्शन स्टेप वाइज फॉलो होती है। तो पर आप लोगों को यही डायरेक्ट याद रखना है, 4 हाइड्रोजन कंबाइन होकर एक हीलियम न्यूक्लियस बनाएंगे और बाकी ये एनर्जी मिलेगी, तो ये सब आपको लिखना है। पर ये नहीं है फिर भी याद रखो, दो प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन, ये तो मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, मतलब एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो प्रोटॉन कंबाइन होंगे पर वो फटाक से सेपरेट भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर उनको साथ में रहना है तो जनरली क्या होता है, कभी-कभी एक प्रोटॉन उसमें से एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है,
तो अब बचा एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, मतलब ये प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन ऐड कर देंगे तो मास नंबर हो जाएगा 2, H12, ड्यूटेरियम बन गया, हाइड्रोजन का आइसोटोप। नाउ ये दो ड्यूटेरियम कंबाइन होकर हीलियम न्यूक्लियस बनाएंगे, ये He23 उसका आइसोटोप, साथ में एक प्रोटॉन इमिट हुआ, तो हो गए 3 और 1 4, ये 2 + 2 4, टोटल मास नंबर मैच हो गया। अब यहाँ पे दो ये हीलियम न्यूक्लियस कंबाइन होंगे और ये हीलियम न्यूक्लियस बनाएंगे, ये भी हीलियम न्यूक्लियस है पर आइसोटोप है He24, तो यहाँ 3 और 3 6 थे, यहाँ तो 4 ही है, तो ये दो उसमें ऐड कर, तो मास नंबर मैच हो गया। तो यहाँ पे देखो 4 और यहाँ पे 4 मैच नहीं हो रहे, तो ये दो कहां से एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे दो ये हीलियम आइसोटोप कंबाइन होंगे He23 He24 बनाएंगे। अब ये 3 और 3 6 थे, तो ये 4 और 2 6 हो गए, बराबर। आगे की रिएक्शन ऐसे न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी लिखेंगे प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखा है, बट एक्चुअल में ये रिएक्शन हो रही स्टेप वाइज, पहले ये स्टेप, दूसरी ये स्टेप, तीसरी ये स्टेप, तो फिर ये फाइनल आंसर मैच होगा। देखो टोटल है 3 और 3 6 पार्टिकल्स, तो यहाँ है 4 और ये 2, यानी 6 पार्टिकल्स होते हैं, बराबर। देखो ये स्टेप्स फॉलो होते हैं वहां पे सन पे, ये डायरेक्ट लिखा है उन्होंने बोला फाइनल प्रोडक्ट इज दिस, फाइनल प्रोडक्ट ये बता दिया, पर मैच नहीं हो रहा है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो ये याद रखो, लिखना नहीं है, सिर्फ याद रखना, आगे के लिए कभी काम आना। सन पे जो रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा अर्थ का रहेगा, अर्थ पे ये रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं अपन, ड्यूटेरियम मिलते सी वाटर, हार्ड वाटर जिसको बोलते हैं, सी वाटर में ड्यूटेरियम है, पर अपन उनको फ्यूज नहीं कर पाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, पहले फ्यूजन रिएक्शन शुरू करेंगे, उससे जो हीट जनरेट होगी बहुत ज्यादा, उसमें फिर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो सकेगी। तो पहले फ्यूजन रिएक्शन शुरू करेंगे, उससे जो हीट जनरेट होगी उससे वो ड्यूटेरियम जो है ये, उनको आप फ्यूज कर सकते हैं, पानी में मिलते हैं, सी वाटर में ड्यूटेरियम मिलेंगे, हाइड्रोजन के आइसोटोप बहुत सारे हैं, बहुत एबंडेंट है, पर अपन अभी भी इसको कंट्रोल फॉर्म में करना नहीं सीखे, नहीं तो अपने एनर्जी के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको फ्यूजन रिएक्शन अर्थ पे शुरू करनी है, फ्यूजन रिएक्शन जो सन पे हो रही वो यहाँ अगर शुरू करनी है, तो आपको पहले फिजन रिएक्शन शुरू करनी पड़ेगी, कौन सी, यूरेनियम 236 वाली, उससे जो हीट जनरेट होगी तो आप दो ड्यूटेरियम को फ्यूज करने लायक एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। तो आपको अगर फ्यूजन रिएक्शन शुरू करना है अर्थ पे, तो फिजन रिएक्शन उसका बटन है, समझो, ये जब ऑन करेंगे तो ये शुरू होगी। तो हाइड्रोजन बॉम्ब सुना होगा वर्ड, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये इसके साथ ये मिक्स कर देंगे तो हाइड्रोजन बॉम्ब, बहुत ज्यादा डेंजरस, अभी तक यूज नहीं किए, बट याद रखो अगर फिजन है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो थी, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए थे बॉम्ब, उससे भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा वो हाइड्रोजन बॉम्ब, तो ये याद रखना है। तो अर्थ पे अभी अब तक अपन इसको कंट्रोल फॉर्म में नहीं कर पाए, हाइड्रोजन बॉम्ब में उसको अनकंट्रोल्ड फॉर्म में आप लोग कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते, कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये याद रखो, सन पे ये स्टेप फॉलो हो रही है, ये उन्होंने डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट भी लिखना है अपने को, कोई मतलब नहीं है उसका, पर ये स्टेप फॉलो होते हैं, ये याद रखो। तो यहाँ पे ये अपना चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कौन सा शुरू करना। कॉम्पिटिटिव वालों ने याद रखना, इसमें मेरे को कुछ भी लिखाना नहीं है, जो पढ़ा है वो कंप्लीट है, प्रॉपर्टीज वगैरह भी मैंने एक्स्ट्रा बता दिए थे, सिर्फ सॉल्व करना है, तो इतना ही आपको लेना है। तो अगली बार जब आएंगे तो मैं ये सॉल्व करने के लिए आप लोगों को दे दूंगा। बोर्ड वालों ने कैंसल्ड पोर्शन सिर्फ एक बार देख लेना है, नहीं तो आगे का समझ में नहीं आएगा, सारे वीडियोस एक बार देखने हैं, ठीक है। जिनका बोर्ड करना है खाली वो भी सारे वीडियोस एक बार देख लो, जितना कैंसल्ड पोर्शन है वो सिर्फ एक बार देखो, फिर जो बाकी है वो देखने में समझ में आएगा, नहीं तो आगे का समझ में नहीं आएगा। वो इक्वेशन जो डिराइव किए थे, इक्वेशन है याद रखना, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, वो है, और उसके पहले का अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो देखना और लाइक कर देना। चलो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। ये रिएक्शन फिर से बोल रहा डायरेक्ट दिया है टेक्स्ट बुक में, डायरेक्ट ये याद रखना है, पर सन पे ऐसी प्रोसेस फॉलो होती, फाइनल प्रोडक्ट आप देखेंगे तो इसके साथ ये मैच होंगे, इसके साथ ये मैच नहीं होंगे, तो बताना चाहिए था, नहीं तो अच्छे से लिखना तो भी चाहिए था कम से कम, पर ये रॉन्ग है। पर ठीक है, मैंने स्टेप्स बताया है, याद